गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स को समझा था, उसके साथ साथ हमने स्क्वायर आइडेंटिटीज़ भी की थी और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मींस कुछ क्वेश्चंस दिए थे सोल्व करने के लिए। तो अगर कोई भी क्वेरी आएगी तो यू कैन आस्क मी इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। अब कॉम्प्लीमेंट्री दिमाग में आते ही टक से दिमाग में एक चीज़ आती है। क्या आती है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जिनका सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब मान लेते हैं दो एंगल x प्लस वाई है, दोनों का सम 90 है। तो इसमें से अगर किसी एक की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ दो एंगल का सम 90 है, उसमें से एक 50 है तो दूसरा क्या होगा? 40 होगा। एक 60 है तो दूसरा क्या होगा? 30 होगा। तो आपने क्या करना? 90 में से माइनस करना। यानी कि किसी भी एक एंगल को निकालने के लिए 90 में से आप किसी दूसरे को माइनस कर सकते हैं। डन। जैसे कि आपको x निकालना है तो इट विल बी 90 माइनस वाई। बात पकड़ में आ गई? ठीक है। अब इसी चीज को जरा ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के आते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है ना। कुछ नया रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल पे पहुंचता हूं, मान लेते हैं पी क्यू आर, तो ये क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है। तो एंगल आर और पी दोनों आपके क्या बन जाते हैं? एक्यूट एंगल्स बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? भाई एक ही तो एंगल हो सकता है ना 90 किसी भी ट्राइंगल में। जब आपने छोटी क्लासेस में ट्राइंगल पढ़े होंगे तो यही पढ़ा होगा आपने, क्योंकि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी 180। ओके, ऐसा करने पे अगर मैं देखता हूं, मैं वैल्यू निकालूं, एक तरफ मैं एंगल मान लेता हूं थीटा और एक तरफ मान लेता हूं 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा के हिसाब से चलता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा क्या? थीटा एंगल ये है तो अपोजिट साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया? पी क्यू। क्या बन गया? पी क्यू। इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, आसानी हो जाएगी समझने में। और बेस क्या बन जाना है मेरा? आर क्यू। इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया और ये आर क्यू जो कि हमारा बेस है ये हमारा y हो गया। हाइपोटेनियस दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा का मतलब है एंगल P से, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? आर क्यू। तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका आर क्यू, जो कि कितना माना हुआ है हमने ऑलरेडी? y। इसी तरीके से बेस क्या हो जाना है आपका? पी क्यू, जो कि ऑलरेडी हमने कितना माना हुआ है? x। बात पकड़ में आ रही है ना। तो जैसे ही आप इन एंगल्स को इंटरचेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे अगर आप एंगल्स को चेंज करते हैं। ओके, अब इसके आगे की कहानी को देखते हैं। अगर आपने एंगल माना हुआ है थीटा, थीटा से मेरा मतलब क्या है? आर से। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की कोशिश करो। तो अगर आप निकालते हैं सपोज साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बन जाना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद है ना? सेम। तो साइन थीटा क्या बन जाना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी परपेंडिकुलर क्या है? एक्स है जी। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस तो यही है आपकी फिक्स। इसको h मान लेते हैं हाइपोटेनियस को, तो x अपॉन h हो गया। डन। इसको भी एक वेरिएबल मान लिया, आसानी हो जाएगी लिंक करने में। इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ cos थीटा, तो cos थीटा क्या बन जाना है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी बेस क्या है? y है और हाइपोटेनियस क्या है? h। चली रही है वो तो, है ना। इसके बाद साइन कोस टेन। अब टेन क्या हो जाना है आपका? टेन थीटा। एंगल जरूरी है आपको मेंशन करना। तो टेन थीटा बन जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज x अपॉन y। मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, बात एक ही है। तो साइन कोस टेन, उसके बाद क्या बचे? कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? तो कोसेक क्या होता है? साइन कोस टेन कोसेक, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। पहली वीडियो में हमने देखा था। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया तो ये बन गया h अपॉन एक्स। इसी तरीके से सेक थीटा पे अगर मैं पहुंचता हूं तो ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, ये बन गया आपका h अपॉन वाई। इसी तरीके से अगर मैं कॉट थीटा पे पहुंचता हूं तो ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये बन जाएगा आपका y अपॉन एक्स। यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से 90 माइनस थीटा वाली कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा का मतलब ही है फ्रेंड्स कि हम जो है ना एंगल P ले रहे हैं, और जैसे हम एंगल P ले रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इसको बन जाना है और बेस इसको बन जाना है। बस यही चेंज है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही है, रेशियो तो सेम ही रहती है ना। ठीक है, तो जब मैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है साइन P। मैं साइन P की वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना। तो
तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, y होगा। तो परपेंडिकुलर की बार क्या होगा, y होगा। तो इसको क्या बन जाना है, y अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज h। इन द सेम वे अगर आप कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कोस की जगह क्या यूज करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेशियो तो सेम रहनी है, बस बदलाव क्या हुआ, बेस बदल गया हमारा, x हो गया, तो x अपॉन h हो गया, टन साइन कोस। इसके बाद क्या आता है, टेन। अब जब आप टेन थीटा, थीटा मतलब 90 माइनस थीटा की बात चल रही है, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल चल रहा है ना ऊपर वाला, ठीक है। तो टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपली y अपॉन x हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से बाकी तीनों वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल होती हैं इनके, जिससे साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस थीटा की कहानी क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, बात एक ही है ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन वाई। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कोस का उल्टा होता है भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। और अब बचा हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। अब एक बात ध्यान से समझो, 90 माइनस थीटा पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, दो अलग अलग नहीं है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाना है, ये टेन का रेसिप्रोकल है, दैट इज x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई। इसे ज़रा दोबारा जी भर के देख लो तसल्ली से, इसे समझो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके बाद बहुत आसानी से आपको रिलेशन क्लियर हो जाएगा। एक मतलब ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स हैं, मतलब एक तो राइट एंगल हो ही गया, इनके अलावा जो मैं एक्यूट एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो जो दो एक्यूट एंगल मेरे पास हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो कि सेम ही रहनी है, लेकिन एंगल चेंज कर दूंगा। तो एक बार मैं ये एंगल ले लूँगा और एक बार दूसरा एंगल ले लूँगा। एंगल चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा भाई, फ़ायदा ये होगा कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और अगर ये इंटरचेंज होते हैं तो क्या रिजल्ट सामने आता है, तो कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आ रहा है, ले देखिए, है ना। यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, अभी ये सब कुछ आपने किया हुआ है, बस हम चीज़ों को समराइज करके आपस में लिंक्ड अप कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नए रिजल्ट्स जरूर निकल सकते हैं, है ना। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का कोई फ़ायदा होना नहीं है, उससे क्या होगा कि आप बस देख लेंगे, समझ लेंगे, फटाफट क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना। तो ज़रूरी है कि हम जैसे चीज़ों मतलब जैसे चीज़ें हैं, जैसे चीज़ें बन रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसके प्रोसेस को समझें। एक बार आपने प्रोसेस समझ लिया तो फॉर्मूला याद होगा नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूला, राइट, ओके। तो जैसे ही आप ये रिलेशन दोनों सामने लिखते हैं, रिलेशन मतलब ये दोनों मतलब दोनों एंगल्स के हिसाब से 6 की 6 आइडेंटिटीज आप लिखते हैं, 6 इधर 6 इधर। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे दोबारा देखो, एक बार और देखो, और देख करके ये कोशिश करो मैच द फॉलोइंग नहीं करते जैसे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। क्या x अपॉन h आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है जी, ये रहा है कि नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू x अपॉन h आ रही है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा, उसका जस्ट अपोजिट। फिर तीसरे पे आ जाते हैं, अब टेन थीटा x अपॉन वाई, तो आपको यहाँ पे x अपॉन वाई दिखाई दे रहा है कहीं, ढूंढो भाई, ये रहा, मिल गया। तो अगर ये x अपॉन वाई है तो इसका मतलब हुआ कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल है, राइट। और बिल्कुल इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू टेन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगी, वाइस वर्सा ऑफ दैट, ओके। और बिल्कुल इसी तरीके से सेक थीटा को देखते हैं, तो सेक थीटा क्या है, h अपॉन वाई। क्या h अपॉन वाई यहाँ कहीं नजर आ रहा है, ये रहा जी, आ गया पकड़ में। इसका मतलब जो सेक थीटा की वैल्यू है वो आपकी कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होती है, एंड वाइस वर्सा, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, है राइट। तो ये तीन रिलेशन निकाले तो 3 2 6, तो टोटल 6 रिलेशन हो गए। कैसे, जैसे साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, तो बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब ये जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, क्या ये सही भी है, यूनिवर्सल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। मैथमेटिकली अगर आप सही कर रहे हैं सब कुछ, तो जो भी आउटपुट आप निकाल रहे हैं दैट विल बी यूनिवर्सल, है राइट। अब ये सब देखने में बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, घिचपिच सी हो गई। तो ठीक है, फिर पहले वाली कहानी का पर्दाफाश करते हैं। मतलब
डायरेक्ट आउटपुट लिखते हैं। अब हम समझ गए ना इसके पीछे की कहानी। तो ये कुछ इस तरीके से है, साइन थीटा इक्वल होगा किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के। कॉस थीटा इक्वल होगा किसके, साइन 90 माइनस थीटा के। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कुछ भी लिख दूँ तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। आपको पता है ये रिलेशन कैसे निकाले गए, है ना, या कैसे हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। भाई राइट एंगल ट्राइंगल था, क्यों पे 90 डिग्री था, यानी कि एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो उस बिहाफ से आप ये सब रिलेशन निकाल सकते हैं, हम राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, वाइस वर्सा। इन द सेम वे टेन और कॉट का रिलेशन हो गया, इसी तरीके से सेक और कोसेक का रिलेशन हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे नोट कर लो, काम की चीज़ है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अभी, उससे पहले एक और आउटपुट हम निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ और इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। कैसे खेलेंगे वो देखो ध्यान से। हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास, मान लेते हैं पी क्यू आर ही ले लेते हैं, है ना। अब बात को समझो, बार बार हम एंगल आर ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, एक्स वाई जेड ले रहे हैं, तो क्या हम इनकी कोई एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं? जैसे हम वेरिएबल की जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू रख दें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से तो निकल सकती हैं, सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या है, अगर मैं 10th क्लास के हिसाब से बात करूँ तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो सम स्पेसिफिक एंगल्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? वो आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, और आपका 45 डिग्री है, और आपका 60 डिग्री है, और 90 डिग्री है। तो ऐसी कोई टेबल आपने देखी होगी, है ना, जब नई नई बुक लेते हैं बड़ा शौक लगता है। और ट्रिग्नोमेट्री का पता नहीं क्यों बच्चों में पहले से ही थोड़ा सा खौफ होता है, तो उस टेबल को देख करके बड़ा घबरा सा जाते हैं, पता नहीं इतनी बड़ी चीज़ याद करनी पड़ेगी, कैसे याद रखेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस बड़े अजीब से दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सेम वही तरीका जो मैं हमेशा बताता हूँ, आप इसके कंसेप्ट को समझते चलो ना। आप ये देखो कि ये वैल्यूज़ निकल कैसे सकती हैं, द वे टू फाइंड दोज वैल्यूज़, अब वो समझना है। अब हम टेबल नहीं बनाएंगे, पहले हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, अब मुझे वैल्यू 0 डिग्री की निकालनी है, पहले इसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है, बाकियों को गोली मारते हैं, अभी इस पर फोकस करते हैं। तो 0 डिग्री का मतलब है, मान लेते हैं मेरा एंगल ये है थीटा, ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं वैल्यू साइन थीटा की निकालना चाह रहा हूँ, तो एक्चुअली ये साइन 0 हो जाना चाहिए, मुझे 0 निकालना है। तो थीटा की जगह क्या करना है, 0। तो थीटा को किसके इक्वल करना है, 0 डिग्री के। अब थीटा को अगर 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सोचो। अब मान लेते हैं ये है जी आपका आर क्यू, ये है आपका आर पी, ठीक है, और ये एंगल मुझे 0 करना है। 0 करना है तो कुछ नहीं करना है, उठा के यहाँ ले आओ, उसके ऊपर रख दो, राइट। इससे क्या होगा, दोनों के बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, जो Q है इसी पॉइंट पे आपका P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P। ये ज्योमेट्रिकली मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, राइट। ऐसा करने से ये जो R था, ये जो एंगल ऊपर जा रहा था एक्चुअली, अब ये ऊपर ना जा करके यहीं पे आ गया। बात पकड़ में आ रही है, RQ RP दोनों यहीं आ गए। तो ये जो एंगल था, ये एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। बात पकड़ में आई। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूं तो कुछ आउटपुट निकल के आते हैं। वो आउटपुट क्या है उसे ध्यान से समझो। अगर इस P पॉइंट को मैं Q पे ले आऊंगा तो PQ की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। P और Q के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं, दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, जैसे आपने मोशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट में किया होगा, है ना। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट आपकी एक ही जगह हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इन द सेम वे, ओके। इसके अलावा दूसरी कहानी क्या है कि आर क्यू और आर पी का एक ही मतलब हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं कि आर क्यू और आर पी दोनों इक्वल हो गए। इन दोनों रिजल्ट्स का बस ध्यान रखो, और बिल्कुल जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसी चीज़ का इस्तेमाल करो। यानी कि अब मैं साइन थीटा की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ, जिसका मतलब 0 है। तो जब मैं साइन 0 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साइन का मतलब तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर मैं एंगल ये ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा। चलो जी, पी क्यू हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या रहेगी, आर पी रहेगी। हाइपोटेनस क्या रहेगी, आर पी रहेगी। एम राइट। अब पी क्यू आर पी इनका कोई रिलेशन है आपस में, पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी ये नहीं है। पी क्यू 0 है, ये हमारे पास है, एम राइट। तो पी क्यू 0 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू रख देते हैं। इन दोनों में से कोई रिलेशन काम आएगा, ये ले लिया।
तो पी क्यू की जगह क्या रख दिया 0, आर पी का हमें नहीं पता क्या है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बस इतना पता है कि आर क्यू के इक्वल है। खैर अब कुछ भी हो वैल्यू, एम राइट, कुछ भी हो, 0 के अपॉन में आप कुछ भी रखेंगे द वैल्यू बिकम्स 0। तो ले दे के इसको क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है? बिल्कुल होती है। अब आप टेबल खोलेंगे और सबसे पहली वैल्यू को ध्यान से देखेंगे, हाँ भाई 0 आती है ना। अब साइन तो आ गया, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की जब आप 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो इसी से आप निकाल सकते हैं। मैं निकाल देता हूँ। मान लेते हैं आपको कॉस 0 निकालना है ना। तो कॉस का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी बेस क्या है आपके पास, आर क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है आपकी, वही है आर पी। अब देखो आर क्यू आर पी कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये दोनों इक्वल हैं। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इसमें क्या हो जाना, 1 हो जाएगा। आप कैसे समझो कि आर क्यू को आर क्यू रहने दो, आर पी की जगह भी आप आर क्यू लिख सकते हैं, दोनों कट होंगे, 1 आ जाएगा। राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है? अब वापस टेबल खोलो और चेक करो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। यू कैन चेक इट। साइन हो गया, cos हो गया, tan और ले लेते हैं। तो अब अगर मुझे वैल्यू tan 0 की निकालनी हो, tan 0 डिग्री, तो tan का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल तो हमारा यही चल रहा है ना 0 इनकी थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, आर क्यू। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, पी क्यू और आर क्यू का नहीं है। तो किसी की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 0 है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 0, और आर क्यू हमें नहीं पता कितना है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना आर क्यू की। लेकिन 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, ये हमें कन्फर्म है। और अगर ये कन्फर्म है तो ठीक है जी, tan 0 इज इक्वल टू 0। कमाल हो गया, tan 0 भी 0 होता है, चेक करो। तो जैसे ही आप अपनी टेबल में चेक करेंगे आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब कहते हैं कि मन नहीं मान रहा है ना, कि और तरीका कुछ और देखा जाए। तो tan के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको मैंने एक टूल बताया था बड़ा मज़ेदार। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पे वैल्यू की बात चल रही है 0 की, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करके भी आप वैल्यू को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हम करते जा रहे हैं इनका आपस में भी रिलेशन निकाला जा सकता है, हम राइट। और हर पॉइंट पे जाकर के वो आपको सही रिजल्ट देंगी अगर आपने सही तरीके से लिखा है। तो जब आप साइन कोस tan निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या बचता है, कोसेक सेक कॉट। इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, डायरेक्ट इनका रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं, या बिल्कुल इसी तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो मैं अब जैसे ही मुझे ज़रूरत है 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री का एंगल डायरेक्ट ड्रॉ करें, और फिर 60 डिग्री भी है, तो इनके लिए हमारे पास एक तरीका है। तरीका क्या है, 60 डिग्री देखते मेरे दिमाग में इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। ईच एंड एवरी एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल आप किसी भी लेंथ का ड्रॉ करें, बेशक किसी भी लेंथ का हो, एंगल तो आपका 60 रहेगा। ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री अगर बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऑल आर इक्वल एंड हैविंग द मेजरमेंट ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब बात क्या उठती है, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वर्टेक्स से, वो बेस को बाइसेक्ट करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। ये आप कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको प्रूव भी कर सकते हैं जो 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको गिवन है। ओके, तो कहानी कुछ ऐसे बनती है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे तो फिर ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, पूरा 60 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ले दे के कहानी कुछ ऐसे बनी कि मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल AMB। तो एंगल A हो गया मेरा 30 डिग्री
और एंगल बी हो गया मेरा 60 डिग्री और एंगल एम तो 90 है ही, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया, मेरा काम फिट। अब सवाल उठता है कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि इधर कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है और बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो मान लेते हैं ये तीनों ले दे के किसी एक वेरिएबल ए के इक्वल हैं। तो ये पूरी लेंथ ए हो गई, ये पूरी लेंथ भी ए हो गई और ये पूरी लेंथ भी ए है, लेकिन बी एम क्या है इसका, हाफ है। तो बी एम की वैल्यू क्या है उसकी, हाफ है। अब ये वैल्यू ए है, ये ए बाई 2 है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए एम की वैल्यू निकालेंगे, है ना, यानी कि हाइपोटेनियस आपके पास है, बेस आपके पास है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए एम बी, तो ए बाई 2 ए, तो या तो पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे या डायरेक्ट किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, और फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, जो भी ट्रायंगल की साइड है, राइट। तो ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप देखेंगे कि ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, फिर आप देखेंगे कि बी एम की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2 हो जाएगी क्योंकि उसका हाफ हो जाना है, राइट। इसी तरीके से जब आप ए एम की वैल्यू निकालेंगे तो ए एम की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू ए, ये तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, कहानी हमारी आसान हो गई। आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको हाइट निकालनी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो डायरेक्ट आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, या नहीं दिल माने कि नहीं जी हमें तो इसका पता करना है आया कैसे, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, नीड नॉट टू वरी। ओके, तो इसके आगे की कहानी पकड़ते हैं। चलो जी, अब हमने ले दे के जैसे तैसे एक ट्रायंगल ऐसा फ्रेम कर लिया है, इस लेफ्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यानी कि ट्रायंगल ए बी एम, जो राइट एंगल भी है, जिसमें 60 और 30 दोनों एंगल्स भी हैं, और यही चाहिए था मुझे, और चाहिए भी क्या। तो अगर मैं 60 के हिसाब से देखता हूँ तो मैं वैल्यू निकालता हूँ sin 60 की, ठीक है। जब मैं sin 60 की वैल्यू निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है मेरा ए एम, और ए एम कितना है, √3a/2, ये तो पूरा परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितनी है, ए, ये इधर आएगा, कहने का मतलब ये इससे कट जाएगा, और वैल्यू आपकी ले दे के क्या बचेगी, √3/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आप फटाक से टेबल खोलो और चेक करो इसको, अब राइट। इसी तरीके से फिर आप सभी की वैल्यू निकालेंगे, cos 60 भी निकाल सकते हैं। cos 60 कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अभी एंगल ये चल रहा है ना, तो बेस ये होगा a/2, तो बेस हो गया a/2, और इसे डिवाइड करना है किससे, हाइपोटेनियस से, दैट इज ए, ये ऊपर आएगा, तो मतलब यहाँ आएगा कैंसल, तो ले दे के कहानी क्या बची, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है क्या, चेक करके देखो, टेबल खोलो और फटाक से चेक करो, साइन हो गया, cos हो गया, tan और निकाल लेते हैं। तो जब आप tan निकालने की कोशिश करेंगे, tan 60, या तो आप दिस अपॉन दिस भी कर सकते हैं, साइन अपॉन cos, पर हम इसी से निकालते हैं ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √3a/2, और बेस क्या है हमारे पास, दैट इज a/2, राइट। अब ये 2 इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, मैं सीधे सीधे कहूँ तो 2 से 2 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, राइट। कहानी क्या बचेगी, √3 बचेगी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, राइट। तो इस तरीके से आपने 60 डिग्री निकाल लिया, और बिल्कुल इसी फिगर से और इसी मटेरियल का इस्तेमाल करके आप 30 भी निकाल सकते हैं। 30 कैसे निकाल सकते हैं, अब वो देखो। तो अब जब आपको 30 निकालना है तो ट्रायंगल बिल्कुल वही रहेगा, वैल्यूज़ बिल्कुल वही रहेंगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो सेम रहती ही है, बस बदला है तो क्या, एंगल। और अगर एंगल बदला है तो किन दो चीज़ों में बदलाव आएगा, परपेंडिकुलर और बेस में। तो हमने एंगल ले लिया जी ये वाला, ये एंगल है, तो अब की बार ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। आपसे गलती ना हो तो आप दोबारा क्या करेंगे, a/2 की जगह आप लिख देंगे परपेंडिकुलर, और बेस की जगह आपको क्या लिख देना है, am, यानी कि इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, बेस। ऐसा लिख करके आपको चीज़ें ध्यान रहती हैं, ठीक है, तो लिख लिया करो एक बार। खैर, sin 30 की वैल्यू निकालनी है, रेशो तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर की जगह क्या लेना है, a/2 लेना पड़ेगा, राइट। और हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस तो अपनी a है, समस्या ही नहीं है, यहाँ आ गया, कट गया 1/2,
तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। कोस 30 निकालते हैं जी। तो कोस 30 निकालने की कोशिश करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है √3a/2, √3a/2 और डिवाइड किससे करना है a से, यहाँ आ जाएगा मतलब कट जाएगा तो ले दे के √3/2। तो cos 30 की वैल्यू √3/2। टेबल में चेक करते रहना एक एक वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस मैथमेटिकली इनको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सही हूँ तो वैल्यू भी 100% सही आएगी। खैर अब सवाल उठता है जी tan 30 भी निकाल के दिखाओ, तो वही तरीका है, या तो साइन अपॉन कोस कर लो, पर नहीं हम तो इससे निकालेंगे जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपकी बार a/2 और बेस क्या हो गया √3a/2, √3a/2। तो 2 से 2 गया, a से a गया, कहानी हो गई 1/√3। तो क्या tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, चेक कर लो टेबल में, एम राइट। तो जब आप ऐसा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई यही वैल्यूज़ होती हैं। और मैं 3 वैल्यू निकाल रहा हूँ, 3 से मेरा मतलब साइन कोस tan निकाल रहा हूँ, बाकी कोसेक सेक कोट आप खुद निकालेंगे, ऐसा आप अपना होमवर्क समझें, एम राइट। उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कहानी क्या है। देखो सबसे आसान तरीका मैथ्स को समझने का उसे करना होता है, अगर आप करेंगे तो समझ जाएंगे, राइट। तो चलो जी ले दे के 30 60 भी समझ में आ गया, हम राइट। तो 0 हम कवर कर चुके हैं, 30 हम कवर कर चुके हैं और 60 भी हम कवर कर चुके हैं। बीच में एक बच गया 45, इसको पकड़ते हैं पहले। तो 45 के लिए अब राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का है ना, ये तो चाहिए जी। एक एंगल 45 चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर एक एंगल 45 बना लिया मैंने जैसे तैसे बाई कंस्ट्रक्शन डी की हेल्प से कैसे भी, तो दूसरे एंगल का क्या हो जाएगा उसके बारे में सोचो ज़रा। जहाँ तक मेरा आइडिया है वो भी 45 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक्चुअली। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है, टोटल 180 होता है, 180 से 90 गया बचा 90, तो इन दोनों का सम ले दे के 90 होगा। एक 45 तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, बिकॉज 45 इज जस्ट हाफ ऑफ दी 90। तो अगर ये एंगल मैंने 45 बना भी लिया ऊपर वाले की दुआ से, तो ये भी क्या बन जाएगा 45। अब थोड़ा सा और सोचो, अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो एंगल इक्वल हैं तो क्या उनकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। हाँ करा तो है 9th क्लास में ऐसा कुछ, क्या किया है, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम राइट। तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम राइट। आइसोसेलेस क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हो जाती हैं। तो ऐसा करने पे अगर मैं इसको ए बी सी ऐसे मान लूँ, ट्राइंगल है बी ए सी राइट एंगल एट ए, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और क्या है, कुछ नहीं, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो एंगल बी ले लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, 90 नहीं 45, 90 ए है, डन। तो हम बी को फोकस कर लेते हैं, मतलब जो हमें एंगल मानना है 45 वो बी को ले लेते हैं, सी भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। खैर तो ये है जी मेरा थीटा जो कि है 45। तो जब मुझे वैल्यू साइन 45 की निकालनी होगी, है ना, तो क्या करूँगा कुछ नहीं करूँगा, साइन आते ही मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करूँगा। अब परपेंडिकुलर कौन सा लूँगा वो मुझे एंगल बताएगा, एंगल मैंने कौन सा माना है, बी माना है। तो अगर ये एंगल माना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी होगा। चलो जी ऊपर तो ए सी आ गया, बात हो गई खत्म। नीचे हाइपोटेनियस आनी है, हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट क्या है, बी सी है, ठीक है जी बी सी आ गई, बात पकड़ में आ गई, ओके। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यार ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, ठीक है, इसका क्या करें। अगर इन दोनों को मैं कुछ मान लूँ, जैसे कि मैं ए ही मान लेता हूँ, जैसे पिछले ट्रायंगल में माना है, तो ये भी ए ये भी ए, फिर दिमाग में खुरापात आती है, यार जब दो साइड निकल गई मतलब हमने एज्यूम कर ली जो भी है, दो का रिलेशन निकल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम की याद आती है एकदम से, क्या तीसरी के साथ भी कुछ हो सकता है, मतलब इसका भी कोई रिलेशन या कोई वैल्यू निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। क्या निकालेंगे, अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, लगाते रहो दिमाग।
तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट में 2a² हो गया, डन। और बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, a² का स्क्वायर रूट करेंगे तो a हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 का स्क्वायर रूट होता है, निकाल नहीं रहे हम, यही छोड़ रहे हैं, अंडर रूट 2 इंटू ए। तो बी सी की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 2 इंटू ए। तो आप लिखेंगे जो बी सी की वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2 इंटू ए होगी। बात पकड़ में आ रही है? अब ये समझ गए होंगे वैसे कैसे निकला है, चलो घबराओ मत। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2। तो उसके इक्वल होगा, अभी स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर रूट में आ गया। आगे कहानी आप जानते हैं, आगे चलते हैं। तो अब ठीक है, अब पहले से कुछ आराम है नहीं। ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह ए लिख सकते हैं जी। बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी हमने अभी निकाला, अंडर रूट 2 इंटू ए लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो उसको सिंप्लीफाई भी कर लो। अब ए से ए गया, बचा क्या 1/√2। अब फटक से पन्ने पलटो और ये देखो क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। अगर है तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नहीं है तो मुझे कमेंट में बताना। कोस 45, अब कोस की क्या कहानी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए बी। बेस क्या है, ए बी। हाइपोटेनस क्या है, बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है जी ए, ठीक। बी सी की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू ए। यहाँ भी ए से ए गया तो 1/√2, दोनों सेम आ गई। ये भी 1/√2 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टेबल को दोबारा देखो जा करके, सही है। 45 पे आकर के दोनों की वैल्यूज सेम हो जाती है। साइन और कोस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब जब ये दोनों सेम है तो tan 45 तो लिखने से पहले ही क्लियर हो रहा है, ये अपॉन ये tan होता है और सेम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। लेकिन नहीं, मैं तो निकालूंगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए सी, बेस ए बी, ए अपॉन ए। ए सी और ए बी इक्वल है ना दोनों, ए। कहानी क्या हो गई, 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है जी। अब तो मानना पड़ेगा ना, 1 होती है। यू कैन चेक द टेबल, am I right? ओके, तो 45 की भी कहानी खत्म, बचा क्या 90। अब इसको पकड़ते हैं, इसको नोट कर लेना जरूर। 0 ठीक था, 30 ठीक था, 45 भी ठीक था, 60 भी ठीक था। 90 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अब 0 में तो हमने क्या किया था, जैसे कि ये दो रेज हैं, 0 का चाहिए हमें एंगल, ठीक है जी 0 कर दिया। नहीं, अभी 90 चाहिए, 90 चाहिए, ठीक है। एक 90 तो है ही हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने बना ही लिया। नाम दे देते हैं इसको, नाम दे देते हैं चलो LMN दे देते हैं, कुछ नया सा दे देते हैं ना, ABCPQR कई बार हो गया। तो परपेंडिकुलर बन रहा है जी M पे राइट एंगल, ठीक है। ये मैंने थीटा माना, एंगल मैंने ये मान लिया नीचे वाला थीटा। अभी मुझको थीटा जो है वो 90 डिग्री करना है, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, दो राइट एंगल नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ज्योमेट्रिकल मेथड है ये, ठीक है ना। तो वैल्यू जो निकलेगी वो सही है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। और जब आप इन चीज़ों के बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे तब आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। खैर, तो इसको 90 करने का मतलब कुछ ऐसे है कि मुझे ये वाली साइड यहाँ से पकड़ कर के ऐसे सीधी करनी पड़ेगी, या इसको उठा करके मैं वहाँ ले जाऊँ, है ना। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ लेके आया तो ये L, ये M, ये L, ये M, N को उठा करके M पे ले आया, N भी यहीं आ गया जी। तो ये जो आपका N यहाँ था, यहाँ पे जो N था यहाँ आ गया। ये जो साइड थी आपकी वो ये बन गई। बात को पकड़ो ध्यान से। अब तो जो आपके LM की वैल्यू है, LM, वो LN के इक्वल हो गई, LN के इक्वल हो गई। दूसरी चीज़, M और N के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 0 हो गई, यानी कि MN की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये दो वैल्यूज पकड़ो ज़रा पहले, डन। चलो, अब या तो इसको भी A मान लो, दोनों इक्वल है ना, तीसरी 0 हो गई। तो चलो इसको A मान लेते हैं और आसानी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी। साइन थीटा मतलब 90 डिग्री।
साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं परपेंडिकुलर देखता हूं तो क्या होगा? LM होगा। क्या होगा परपेंडिकुलर? LM। और हाइपोटेनियस क्या होगी? NL। NL बात पकड़ में आई? तो LM की वैल्यू क्या है? LN के इक्वल है। NL बोलो या LN बोलो एक ही बात है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं एक्चुअली, ये भी और ये भी। तो इन दोनों की वैल्यू A है, तो मैं लिखूंगा A अपॉन A, तो कहानी बन जाएगी 1। तो क्या साइन 90 की वैल्यू 1 होती है? चेक करो टेबल में, हाथ के हाथ क्लियर हो जाएगा। चलो कोस 90 भी दिखाओ जी निकाल के। चलो जी निकाल देंगे। तो कोस 90 के लिए क्या करना है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हम राइट। तो बेस क्या है हमारे पास? NM। चलो जी, और हाइपोटेनियस क्या है? NL या LN, कुछ भी लिख लो। डन। ऐसा लिखने के बाद NM ये आ गया पकड़ में, कितना? 0। तो ऊपर तो हो गया 0, अब नीचे देखो ही मत, नीचे कुछ भी हो 0 हो जाना। वैसे A है उसकी वैल्यू, तो 0 अपॉन A विल बी 0। तो कोस 90 की वैल्यू 0 आ रही है जी हमारे हिसाब से। तो अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो 0 आ रही है। आप टेबल में चेक करो। अब राइट, अब एक और मज़े की चीज़ सीखने को मिलेगी। सीख चुके हैं वैसे आप, पहले नंबर सिस्टम की वीडियो है उसमें आप इस चीज़ को देख चुके हैं। खैर, तो आपको निकालना है 1090, और जब आप 1090 निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? LM, और बेस कौन है हमारे पास? NM। वैल्यू रखो LM तो A है जी, और NM कितना? 0 है जी। तो A अपॉन 0 क्या हो जाएगा? अभी सोचो और बताओ। मैं मानता हूँ अधिकतर बच्चे अब भी 0 ही बोलेंगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं। एनीथिंग हैविंग 0 इन डिनोमिनेटर विल बिकम इनफाइनाइट, एक्चुअली नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट। तो क्या 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है? हाँ जी, यही होती है। चेक कर लो, या तो N.T. लिखा होगा आपकी टेबल में, या ऐसा साइन बना होगा, या इन्फिनिटी लिखा होगा, या पूरा नॉट डिफाइंड लिखा होगा। मतलब एक ही है, मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन इट, क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम राइट। और ये बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है अपने आप में। इसे नंबर सिस्टम की हमारी एक वीडियो है, उसमें जाकर के आप एक बार ज़रूर देखें उस वीडियो को, नॉलेज एनहेंस होगी। खैर, तो साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू हमने 90 डिग्री पे भी निकाल ली। तो लो जी, एक और माइलस्टोन हमने कवर किया। तो मैं मानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के वो बेसिक्स अब हम कर चुके हैं। अब हम इस लायक हो गए हैं कि अच्छा खासा क्वेश्चन उठाएं और सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम हो जाता है, आपको अपनी बुक में से जो भी बुक आपके पास है, पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले NCERT से नहीं मत लो, है ना। उसके बाद RS वगैरह और जो भी बुक्स आपके पास हैं या जो भी अवेलेबल होता है, कोई भी सैम्पल पेपर है, कुछ भी है, क्वेश्चंस उठाओ मैक्सिमम से मैक्सिमम और उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है थोड़ा सा टिपिकल है, हटके है, नहीं आ रहा समझ में, बात पकड़ में नहीं आ रही है, देखो क्वेश्चन को इंटरप्रेट अगर आपने कर लिया तो समझो सोल्व हो गया, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समस्या आती है वो क्वेश्चन को समझने में आती है, इसलिए वो सोल्व नहीं हो पाता है। खैर, आपको पहले सभी बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, और कमेंट में मुझे वो सभी क्वेश्चंस आप डाल दें जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं। राइट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करते रहें अपने सजेशंस को, व्यूज़ को और क्वेरीज़ को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।